नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से। अब देखिए, पाकिस्तान ने नहीं कहा, ओआईसी ने कहा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उन्होंने या कॉरपोरेशन, उन्होंने एक आरोप लगाया, ह्यूमन राइट कमीशन में आरोप लगाया कि भारत के जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं। और ह्यूमन राइट वायलेशन मतलब उन्होंने आरोप लगाया यूएनएचआरसी में, उसका जवाब भारत सरकार ने दिया और गजब का जवाब दिया। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी एक सीरीज है और वो कहानी कुछ निकल कर आ रही है जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चल रही थी। दरअसल पाकिस्तान इस समय भूखा नंगा देश है और इतना भूखा नंगा देश है कि विश्व भर से वो कर्जा लेता है। आईएमएफ से रोल आउट पैकेज मतलब लेता है, फिर यूएई से, फिर सऊदी अरेबिया से। इधर क्या हुआ कि पाकिस्तान ओआईसी, चूंकि ओआईसी पर कब्जा सऊदी अरेबिया का है, सऊदी अरेबिया के नज़दीक घुस गए। पीछे सऊदी अरब नाराज हो गया था इन लोगों से, मतलब इमरान खान की सरकार से नाराज हो गया था जब इमरान खान की शाह महमूद ने ये कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को लेकर, चूंकि भारत में आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया था मोदी जी की सरकार ने, तो ये आरोप मतलब ये लोग इंटरनेशनली सब जगह गए और जाने के बाद इन्होंने ये कोशिश की कि भारत के ऊपर किसी तरह दबाव बनाया जाए, 370 को रिस्टेब्लिश किया जाए। तो ये उस समय सऊदी अरेबिया के पास गए। सऊदी अरेबिया मोदी जी को गले लगाया था, सर्वोच्च ऑनर सम्मान दिए था, इसलिए सऊदी अरेबिया ने इनको भाव नहीं दिया। यहां तक कि सऊदी अरेबिया ने यह कहा कि भाई रमजान का महीना चल रहा है तो एक काम करते हैं कि हम तुमको कुछ चावल दे देते हैं, तुम्हारे यहां भुखमरी पड़ी हुई है तो कुछ खाओ पियो मौज करो। लेकिन सऊदी अरेबिया ने जो पहले से कर्जा देकर रखा था उस कर्जे को तो नहीं बढ़ाया, और दूसरा जम्मू कश्मीर विषय पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये लगातार कह रहे थे कि ओआईसी की बैठक बुलानी चाहिए, इस्लामिक कंट्रियों की बैठक बुलानी चाहिए। इस्लामिक कंट्रियों की बैठक तो सऊदी अरेबिया चूंकि उसका प्रमुख है तो सऊदी अरेबिया बुलाएगा, सऊदी अरब ने वो बैठक बुलाई नहीं। तब शाह महमूद कुरैशी ये कहने लगे उस समय कि अगर वो नहीं बुलाएंगे तो हम इस्लामिक कंट्रियों की बैठक बुलाएंगे। अच्छा, इसी बीच में पाकिस्तान उस समय, जिस समय इमरान खान प्रधानमंत्री हुआ करते थे, शाह महमूद कुरैशी उस समय विदेश मंत्री हुआ करते थे, वो घुसने लगे टर्की की तरफ। अब देखिए, टर्की और सऊदी अरेबिया में से दोनों ही उसमें है कि भाई इस्लामिक जगत का नेतृत्व कौन करेगा। सऊदी अरब इसलिए करता है क्योंकि मक्का मदीना उनके पास है, और इधर टर्की इसलिए कहता है, तुर्की इसलिए कहता है कि वो कहता है कि हमारी सब पुरानी एम्पायर है, कुर्दिश एम्पायर और ये एम्पायर और वो एम्पायर, और हम ही इस्लामिक जगत के हुआ करते थे, हमारे यहाँ खलीफा बैठता था, खलीफा का खुतबा भी हमारे यहाँ का पढ़ा जाता था। तो ये सारे जो गणित लगी उससे सऊदी अरबिया ने इनको पीछे छोड़ दिया और उधर ये टर्किया के पास चले गए। तुर्की ने स्टेटमेंट भी दे दिया और तुर्की के स्टेटमेंट के साथ इधर मलेशिया ने स्टेटमेंट दे दिया। हम सबको याद है कि मलेशिया को तो उस समय ही मातहर मोहम्मद को मोदी जी ने पैदल करवा दिया था, पार्टी से भी निकले, प्रधानमंत्री भी नहीं रहे, मतलब वो जो प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं रहे। और इधर तुर्की के मामले में फ्रांस और तुर्की का चलता है तो फ्रांस का साथ मोदी जी ने बिल्कुल खुला दे दिया, और उधर तुर्की को अलग थलग होने पर मजबूर होना पड़ा। तुर्की ने भारत के साथ संबंध बनाने के चक्कर में थोड़ा सा अपने आप को बैकफुट पर लिया, और कहता तो वो है, लेकिन अभी इस बार जब यूएनओ में बात हुई तो तुर्की ने जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की चर्चा ही नहीं करी। चर्चा नहीं करी का मतलब ये हो गया कि तुर्की को समझ में आ गया कि मोदी जी को झेलना मुश्किल काम है, भारत को इस समय नहीं झेला जा सकता। भारत अब अपनी यात्रा शुरू कर चुका है और वो उड़ान पर है, इसलिए भारत को छूना बहुत मुश्किल बात है, और जो कंट्री भी भारत को छुएगा वो दुखी ही रहेगा, उसको बहुत सुख नहीं मिलने वाला। लेकिन उधर सऊदी अरेबिया की तरफ जब नई सरकार बनी शहबाज शरीफ की, तो 2-3-4 बार मक्खन लेकर बढ़िया अमूल का ये वहां पहुंचे और खूब लगाया शगाया, तो फिर ओआईसी ने इनके पक्ष में कुछ कहना शुरू कर दिया। ओआईसी ने एक डेलीगेशन भेज दिया। ओआईसी ने ही इंटरनेशनल या यूएन ह्यूमन राइट कमीशन में जाकर कंप्लेंट करी कि भाई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है जम्मू कश्मीर में। ह्यूमन राइट वायलेशन मतलब वहाँ हमारे यहाँ जो हमेशा से एक ही तर्क वो देते रहे कि वो फोर्सेस वायलेशन कर रही हैं, और मिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकारें, और ये हो रहा वो हो रहा, वहाँ इंटरनेट बहाल नहीं हो रहा है। वहाँ ये आरोप लगाने शुरू कर दिए कि इंटरनेट बहाली के अलावा वहाँ पर सब मेन ट्रैफिक नहीं चल पा रहा है और पता नहीं क्या क्या।
और लोगों को वो मतलब यूनियन टेरिटरी बना दिया है। ये सारे आरोप, ये हमारा डोमेस्टिक मामला है, हम कैसे देश को चलाते हैं, डोमेस्टिक हम यूनियन टेरिटरी बनाकर चलाते हैं, फुल टेरिटरी बनाकर चलाते हैं, या दिल्ली जैसा मिला जुला मॉडल चलाते हैं। ये भारत सरकार के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है केवल, और किसी भी देश के होते हैं, ऐसा नहीं भारत के हैं, वो किसी भी देश के होते हैं। वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कैसे उसको एडजस्ट करते हैं ये भारत सरकार तय करेगी। लेकिन पाकिस्तान को ये लगता है कि वो इस्लामिक जगत को रिक्वेस्ट करके कर लेगा। इस्लामिक जगत ने जब इस बात को रखा तो इसी समय यूएई का इनके विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस समय यूएई वर्चस्व की लड़ाई में जो हमेशा साथ चले, तुर्की को पीछे छोड़ने में यूएई और ये सऊदी अरबिया साथ साथ चलते रहे। कभी आज की तारीख में दोनों में ही प्रतिस्पर्धा है कि यूएई प्रिवेल करेगा कि सऊदी प्रिवेल करेगा। इसको लेकर उनके बीच में चूंकि एक हौती का साथ देता है, एक कुर्दिश का साथ देता है, ये उनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनकी पॉलिटिक्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। इसलिए सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। यूएई का भी कर्जा पाकिस्तान पर है $3.5 अरब, और यूएई ने पिछले साल जब पाकिस्तान ने रोल आउट करवाया था तो उन्होंने कहा था हम आखिरी बार कर रहे हैं 1 साल के लिए। और सबसे खास बात है कि वो 6.5% कर्जे पर है, मतलब 6.5% के ब्याज पर है। अब उसमें से $2.5 अरब का टाइम फिर पूरा हो गया। अब जब पूरा हो गया $2.5 अरब का, तो भाई उसको रीपेमेंट करना है पाकिस्तान को। रीपेमेंट करने के लिए इन्होंने रोल आउट मांगा कि भाई हमें थोड़ा समय दे दो, तो उन्होंने 1 महीने का समय दिया। 1 महीने का समय का मतलब ये होता है कि यूएई अब तैयार नहीं है उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि तुम सऊदीया पे घुसे हो, और सऊदीया के माध्यम से ही ये पाकिस्तान ने अपनी बात रखी है यूएनएचआरसी में। तो यूएनएचआरसी में, मतलब सऊदीया के माध्यम से नहीं कहना चाहिए, ओआईसी ने रखी। वो कोई भी कंट्री ओआईसी का हो सकता है, ओआईसी चूंकि हेड करता है सऊदी अरबिया, इसलिए ये कहा जा सकता है कि भाई सऊदी अरबिया के बगैर नहीं हो सकता ये। अब इसमें एक बड़ी गणित फंस गई। बड़ी गणित ये फंस गई कि इस सिचुएशन में जब इन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट के वायलेशन हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में लोग प्रोसिक्यूटेड हैं, पता नहीं क्या क्या, तो भारत की राजदूत ने जिनेवा में जवाब दिया, और जवाब भी बड़ा खतरनाक दिया। जवाब भारत की राजदूत ने, अनुपमा सिंह शायद उनका नाम है, उन्होंने जवाब दिया। वो ऑफिशियल बयान होता है भारत सरकार का, व्यक्ति कहने का उसका अंदाज हो सकता है, लेकिन वो अंदाज मतलब वो जो आंसर है वो भारत सरकार का होता है। भारत सरकार की तरफ से जो आंसर दिया गया, उन्होंने कहा कि पहले आप चिनाब का ब्रिज देख लीजिए। चिनाब का ब्रिज लगभग 650 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत ने बनाया, वो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, चिनाब नदी को पार किया गया है, और ये एफिल टावर से भी लगभग 35 मीटर ऊंचा है। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो लगभग ये 1800 फीट ऊंचा है, 2000 फीट के लगभग, और एफिल टावर से भी ये 100 फीट ऊंचा है लगभग। तो कहने की बात यह है कि भारत का जो डेवलपमेंट मॉडल है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो उम्दा है। विश्व की सबसे भयंकर, सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रांग टेक्नोलॉजी डेवलप करके भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, भारत डेवलपमेंट कर रहा है, और भारत जम्मू कश्मीर को उभार कर खड़ा कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में ही लश्कर के कमांडर, अभी हमने एक न्यूज अभी 2 दिन पहले आई थी कि लश्कर के कमांडरों को, वो 7 जिन्होंने फोटो खिंचवाई थी, लगभग 12 महीने 11 महीने ऑपरेशन, 10 महीने ऑपरेशन चला, 10 महीने में सबको गिरा दिया। आप सोचो सबको, वो कह रहे थे कि नहीं हम मौत के बादशाह, ऐसी वीडियो उन्होंने वायरल की थी, हम मौत के सौदागर हैं और ये वो। तो एक तरफ तो ऑपरेशन चल रहा है, उनको सबको गिरा दिया, और बाकी जो एक आध उनके भाई बंधु बच्चे हैं तो उसको फोर्सेस कह रहे हैं कि हम एक आध दिन में उनको भी एलिमिनेट कर देंगे। ये एक खबर आई। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में बहुत भयंकर चल रहा है, उसका डेवलपमेंट आप जम्मू कश्मीर में जाकर देखिए, डेवलपमेंट उनकी रोडों को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस समय मोदी सरकार वहां बहुत काम कर रही है। उनके एयरपोर्ट को, मतलब वहां के एयरपोर्ट्स पर काम कर रही है, रोड पर काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे पर काम कर रही है, बहुत काम जम्मू कश्मीर में इस समय हो रहा है। भारत सरकार ने जो बयान दिया वो लगता है पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थन से भारत में भी जो लोग होंगे उनको सबको बहुत भयंकर मिर्ची लगी होगी, और इतनी भयंकर मिर्ची लगी होगी कि अब उनके जवाब क्या होंगे पता नहीं। भारत सरकार ने कहा कि श्रीमान जी, ये जो यूएई का उन्होंने नाम नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि यूएई मतलब हमारा इस समय मित्र अच्छा है। यूएई के बेल आउट पैकेज को लेकर आईएमएफ के
चक्कर में इस समय पाकिस्तान है कि आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से किसी तरह उसको कर्जा मिल जाए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो कर्जा मिलेगा उस कर्जे को वो यूएई को देगा। इस बात को लेकर उनकी पार्लियामेंट में मोहम्मद औरंगजेब, जो उनके वित्त मंत्री हैं, मोहम्मद औरंगजेब का बयान भी आ गया। मोहम्मद औरंगजेब ने जो बयान दिया, उसने कहा कि देखो यूएई वाले में उन्होंने हमको 1 महीने का टाइम दे दिया है और ये वो, लेकिन जो उसका बयान आया वो बयान कहीं से ये नहीं कह रहा है मोहम्मद औरंगजेब का कि यूएई ने उसको रोल आउट कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है, उसको बढ़ाया नहीं है। 1 महीने का समय दिया, मतलब हम तुम पिछली साल कहा था 1 साल का समय दे रहे हैं, अब नहीं बढ़ा पाएंगे, और इस बार उन्होंने कहा 1 महीने का समय दे रहे हैं। दिसंबर में उन्होंने कहा, जनवरी में उन्होंने कहा 1 महीने का समय दे रहे हैं, नहीं बढ़ा पाएंगे। इस बात को लेकर उनकी पार्लियामेंट में प्रश्नोत्तर हुए होंगे, तो मोहम्मद औरंगजेब ने जवाब दिया। मोहम्मद औरंगजेब ने ही ये भी कहा कि भाई हमारी सिचुएशन ठीक है, आईएमएफ के कुछ लोग अब यहाँ मिशन पर बैठे, आईएमएफ की तरफ से यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं कराची में, वो मिशन उनका आ रहा है, वो हमारी सिचुएशन को देखना चाहते हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं और हम अब उनसे मदद लेने को तैयार। यानी कि यूएई का कर्जा भरने के लिए आईएमएफ से वो कर्जा मांग रहे हैं। अब भारत ने जो चुटकी ली, भारत ने कहा जितना आप आईएमएफ से कर्जा मांग रहे हो ना, आईएमएफ से जितना कर्जा मांग रहे हो उसका 2 गुना जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट चल रहा है, उसका 2 गुना इन्वेस्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर में। भारत सरकार कह रही है तुम जितना आईएमएफ से मांग रहे हो, यानी कि पूरा पाकिस्तान चलाने के लिए आईएमएफ से जो कर्जा मांग रहे हो उसका 2 गुना इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भारत सरकार की केवल जम्मू एंड कश्मीर में है। इसलिए तुम डेवलपमेंट की तो बात मत करो और ह्यूमन राइट वायलेशन की बात आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन संसार में अगर सबसे ज्यादा कहीं होता, सबसे ज्यादा, तो वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में होता है। वहां जो दरदेश रहते हैं, वहां जो बल्टी रहते हैं, वहां जो खरोश्ती रहते हैं, तमाम तरह की जातियां रहती हैं, उन सबको आप सोचिए कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे गिलगिट की बात करें, बाल्टिस्तान की बात करें, मुजफ्फराबाद की बात करें, मीरपुर की बात करें, कोटली की बात करें, इन सब जगहों पर जो खतरनाक काम चल रहा है वो ये है कि वहां के लोगों को वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। डेमोग्राफी बदली जा रही और यहां तक कि वहां जो लीगल सिस्टम है वो रिस्टेब्लिश नहीं है। वहां पुलिस फोर्स या जो मिलिट्री बैठी है वो जो वहां आंदोलन शुरू करेगा, जो सरकार के खिलाफ बोलता है, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, पता नहीं कहां गायब कर देते हैं। और जो वहां पानी के और जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए करता है, वहां के लोगों के लिए नहीं करता। भारत में तो कानून है कि भाई जिस राज्य से खनिज निकाला जाएगा उस राज्य में उसका एक परसेंटेज इन्वेस्ट करना जरूरी है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से जो कुछ भी निकालते हैं वो ले जाते हैं इस्लामाबाद। तो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में लोगों की हत्याएं होना, उनका गायब होना, एजुकेशन एक्सेस न कर पाना और वहां तक पहुंच न बना पाना, ये एक आम बात है। इस सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सीधा सीधा कहा कि आप जो इल्जाम लगा रहे हो ये इल्जाम बेबुनियाद हैं, इनमें किसी प्रकार की जान नहीं है, इन इल्जामों में कोई रस नहीं है और आप ये बात मान कर चलिए कि भारत जितना खर्चा कर रहा है जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर का जो प्लान बन रहा है वो पूरा पाकिस्तान में लाके नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान जितना कर्जा मांगता है उससे ज्यादा तो हम वहां लगाकर उसको रीस्टेब्लिश कर रहे हैं। आतंकवाद हमने खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर रहे हैं और स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद वहां पर आप लोग जो करते हैं उसको खत्म करने का मेरा काम। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने कही यूएनएचआरसी में, वो भारत सरकार ने कहा आप ये बताइए कि जो हिस्सा मेरा तुमने कब्जा करके रखा है, मेरा कब्जा करके रखा मतलब मेरा वो हिस्सा जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जिसको मैं कह रहा हूं, पाक ऑक्युपाइड लद्दाख जिसको मैं कह रहा हूं, तो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड लद्दाख, ये हिस्से वापस करिए। ये हिस्से कब छोड़ेंगे ये तय करिए। विषय डिस्कशन का इंटरनेशनल डिस्कोर्स ये होना चाहिए कि मेरी भूमि जिस पर अवैध रूप से तुम कब्जा किए हुए हो वो भूमि कब छोड़ोगे, उस भूमि से कब हटोगे, वहां जो वायलेशन कर रहे हो ह्यूमन राइट्स के वो कब बंद करोगे, ये विषय होना चाहिए, ना कि भारत में क्या चल रहा है और तुम लोगों को मालूम नहीं है। ये फ्रिवलेस झूठी बातें आपको इंटरनेशनल मंच पर नहीं कहनी चाहिए। और पाकिस्तान के साथ साथ हुआ क्या, पाकिस्तान तो कहता ही था
इसका सबका जो ठीकरा फोड़ा वो ओआईसी पर फोड़ा। यानी कि पाकिस्तान के चक्कर में भारत ने पूरे ओआईसी को लपेट लिया, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज कॉरपोरेशन, और ओआईसी की चूंकि क्लेम था, ओआईसी की पिटीशन थी, इसलिए ओआईसी को ही कटघरे में खेलते हुए भारत सरकार ने अपना जवाब दिया। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान केवल अपनी बेइज्जती नहीं करवा रहा, पाकिस्तान पूरे के पूरे इस्लामिक जगत की बेइज्जती करवाने पर लगा हुआ है भारत के चक्कर में। और मजे की बात यह है कि बर्बाद हो गए हैं, तेल आटा रोटी की समस्या है उनमें, विदेश यात्राओं की समस्या, सैलरियां नहीं दे पा रहे हैं, कर्जे पर कर्जा लिए पड़े हैं, लेकिन साहब कश्मीर का राग नहीं छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के लोग भी ये बात कह रहे हैं कि भैया छोड़ो, अंदर लोग जो हैं यहां पर उनको तो भोजन की व्यवस्था करो, लेकिन जिन्ना ने जो उद्देश्य लेकर के हिंदुस्तान को वो फतेह करेगा, लूटपाट करेगा, सब धन ले लेगा, ये पॉलिसी उनकी कि हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना है, उस पॉलिसी को वो अभी भी लागू किए पड़े हैं, अभी भी वो उस पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान खत्म होने की कगार पर है, लेकिन सुधरने वाला कंट्री नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे।